चिले जब सभी प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन मां भारत माता उपस्थित नहीं थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इनको सम्मिलित कीजिए। दस रोजा क्या है? मुस्लिम त्योहार, अफगानी का आंदोलन, एक पत्रिका, धार्मिक जोश। गेडिनलियों का संबंध किस आंदोलन से था? लाल कुर्ते, जियार लंग, छतरपुर कर निषेध आंदोलन, दर्शना अभियान। दस रोजा उर्दू में थे। नाम से ही लग रहा है दस रोजा किस लैंग्वेज में होगी। अब्दुल गफ्फार खान ने इसको शुरू की थी। सॉरी, उर्दू में नहीं थी ये थी पश्तो भाषा में, पख्तून। दस रोजा का असली नाम था पख्तून, बाद में ही दस रोजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मांगा। गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। गांधी समझौते में गांधी जी ने बहिष्कार को आगामी योजना के रूप में अस्वीकार किया। इरविन ने इस समझौते में पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया था। इसमें सही क्या है? सॉरी, गलत टिक हो गया। मैंने सही लगाया था, लेकिन गलत किया। गांधी समझौते में गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को न बचा सके, जिसका विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में युवाओं ने काले झंडे दिखा करके किया? बनारस, बेलगांव, नागपुर और कराची।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? किस घटना के बाद गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पूना समझौते में दलितों को कोई लाभ नहीं मिला। इस समझौते से केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों में दलितों की भागीदारी बढ़ाई गई। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संबंध में क्या सत्य है? कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग लिया। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज से कम कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसमें इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी शामिल हुई थी। भारतीय महिलाओं का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। चलिए, सभी लोगों ने लग रहा है ज्वाइन कर लिया। अब शुरू करते हैं। विभाजन और स्वतंत्र भारत, क्रिप्स मिशन तक पिछली क्लास में हमने किया था ना। एडवीना के मुंह पे गांधी जी से ज्यादा ज्यादा झुर्रियां हैं। तुमको बहुत पता है, अनुभवी लगते हो। तो उसमें भारत की स्थिति को समझने के लिए हमें वर्ल्ड मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण कार्य आंख बंद करके ही करते हैं।
ऐसे है दुनिया हमारी कुछ। तो ये कौन सी कंट्री है? जापान। जापान का पड़ोसी इधर से आ जाएगा, दुनिया गोल होगी तो जापान का पड़ोसी ये हो जाएगा, अमेरिका। और स्थिति ये है कि जापान की सेना सुभाष चंद्र बोस को सहयोग दे रही थी। ये है वर्मा। स्थिति ये भी थी कि वर्मा पर सुभाष चंद्र बोस की सेना या जापान की सेना दोनों मिलकर के कब्जा कर लेंगे। अरे ये प्रतीकात्मक मैप है जी, एकदम भूगोल थोड़ी ना तुमको पढ़ा, समझने के लिए है बस। हम मिलीमीटर लेके नापने लग गए। अब भारत में इनकी स्थिति डमाडोल होगी। भारत में कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार इस संकट की घड़ी में करीब आ गए। कांग्रेस ने यहाँ पे बारदोली अधिवेशन में इस स्थिति को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैंसिल करने का निर्णय लिया। ब्रिटेन की स्थिति ये थी कि इधर भी ये हार रहा था यूरोप में। यूरोप में जर्मनी, इटली और जापान की धूल इसको पराजित करना चाहती थी। जापान भी इधर से शक्तिशाली था, यानी इधर से भी गिरा था और इधर से भी गिरा था। इसी स्थिति में क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा गया कि किसी तरह से वो कांग्रेस पार्टी को गियर में लेकर के और सहयोग करने के लिए तैयार था। और क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये योजना प्रस्तुत करता है। ये है क्रिप्स गांधी जी के साथ। तुम लोग अपनी पर्सनल बातें बंद करो। बार बार मुझे कमेंट पढ़ना पड़ता है कि कहीं कोई काम का तो नहीं कमेंट है। क्रिप्स ने क्या कहा कि एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और इसको हम पूर्ण उपनिवेश बनाएंगे। पूर्ण उपनिवेश का मतलब है कि जब चाहे ये कॉमनवेल्थ से अलग हो सकता है। कॉमनवेल्थ उन राष्ट्रों का समूह था जो कभी ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत थे। युद्ध के बाद की स्थिति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान बनाने वाली सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। और इस संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संविधान जो बनेगा उसको लागू करने की दो शर्तें होंगी। पहली शर्त, जो असहमत हैं प्रांत या देशी रियासतें जो शामिल नहीं होना चाहती हैं वो इसको अस्वीकार कर सकती हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। दूसरा, अल्पसंख्यक को कन्विंस करना होगा, तभी यह संविधान बनेगा। असहमत और अल्पसंख्यक ये दोनों कन्विंस होने चाहिए। भारतीयों को जो भी रक्षा की जरूरत पड़ेगी ये रक्षा ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। तो क्रिप्स मिशन का ये जो सुझाव था वो अगस्त प्रस्ताव से बेहतर था। क्यों बेहतर था? इसमें स्वेच्छा से भारतीय कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते थे, इसलिए बेहतर था। अलग होने का अधिकार मिला हुआ था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव से ज्यादा प्रगतिशील कहा गया। लेकिन इसमें भारत की विभाजन की रूपरेखा बन रही थी और 500 से 550 से ज्यादा देशी रियासतें थी। ये सारी देशी रियासतें चाहे तो अलग रह सकती थी और रक्षा का जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, तो भारत अपनी सीमाओं की रक्षा भी नहीं कर सकती थी। मामला कुछ उसी तरह का था जैसा सहायक संधि में हुआ था कि सेना अंग्रेजों की होगी और रक्षा अंग्रेज करेंगे, तो अंग्रेज रक्षा के बदले शोषण करने लगे।
तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया इन दो कारणों से। मुस्लिम लीग ने कहा कि स्पष्ट रूप से आपने पाकिस्तान की बात नहीं की है, इसलिए लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि आपने संविधान सभा की तो बात की, लेकिन आप इन्हें यह नहीं कहा कि मुस्लिमों से हितों से संबंधित जो संविधान के प्रावधान होंगे उनको मुस्लिम ही बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने इस चीज को अस्वीकार किया। यही तर्क कुछ कुछ हिंदू महासभा का भी था। अंबेडकर ने कहा कि इसमें दलितों के लिए तो कोई पोजीशन ही नहीं है, न सेपरेट इलेक्टोरेट है, न कोई रिबेट। इन दोनों ने भी अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स महोदय को अपना बैग लेकर के 1942 में वापस जाना पड़ा। क्रिप्स ने कहा कि भारतीय लोग तो मानते ही नहीं हमारी बात, भारतीय लोगों को हमारी बात समझ में ही नहीं आती। चर्चिल ने अमेरिका अमेरिका का दबाव था चर्चिल पर कि भारत को जल्दी से जल्दी पटाओ, स्वतंत्र करो। चर्चिल ने रूजवेल्ट को बोला कि भारत संवैधानिक सुधारों के लिए अभी तैयार नहीं। और संवैधानिक सुधार संभव नहीं। इस योजना का परिणाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसको अगस्त क्रांति भी कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का हम अलग से जिक्र करेंगे डिटेल में। उसमें एक चैप्टर ही है पूरा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर भारत को स्वतंत्रता भी मिलती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत तो गया, हिटलर ने आत्महत्या कर लिया, मुसोलिनी को मार डाला गया, ब्रिटेन जीत गया, लेकिन ब्रिटेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो काफी कमजोर हो गया और यह क्षमता न रह पाई ब्रिटेन में कि वो भारत को जबरदस्ती शक्ति के बल पर दबा के रखा था। और हिटलर ने जो पूरी दुनिया में अत्याचार ये कहर ढाया था, उसके मूल में साम्राज्यवाद ही था। तो ब्रिटेन की आम जनता भी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ी होगी। तो इधर भारत की आजादी की भी बात चल रही थी, और भारत में जो सबसे बड़ी विडंबना थी उस जमाने में, जिसको अंग्रेजों ने ही बोया था, वो था सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का भावना का निरंतर पोषण किया था इन्होंने। सांप्रदायिकता का फिक्र दो लोगों को बहुत बुरी तरह से था, क्योंकि इसका परिणाम वो जानते थे, एक गांधी जी और दूसरा अब्दुल कलाम आजाद। ये लोग शुरू से ही विरोध करते रहे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, लेकिन आज़ादी के साथ ही साथ गांधी की उपयोगिता कांग्रेस पार्टी के लिए समाप्त हो चुकी थी। इस चित्र में पटेल, गांधी और अबुल कलाम दिख रहे हैं। गांधी के बिना सहमति के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 की कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में दो राष्ट्र सिद्धांत को कांग्रेस के सामने रखा। गांधी को पता भी नहीं था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई चरण आए, जिनका यहाँ पे लिस्टिंग किया गया है। राजगोपालाचारी योजना, बेबल प्लान, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान और भारत का विभाजन। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, इनका महत्व क्या है, इनका टाइम पीरियड क्या है। सबसे पहले राजगोपालाचारी योजना।
गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल में डाल दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर गांधी जी जुट गए लीग को मनाने के लिए, मुस्लिम लीग को। जिन्ना मानने को तैयार नहीं, वो कहता था कि मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से, ये उसी योजना पे विचार विमर्श हुआ है, इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है। राजगोपालाचारी ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे श्री राजगोपालाचारी योजना कहते हैं। ये योजना क्या था? राजगोपालाचारी ने कहा कि बंटवारा हो या ना हो, ये निर्णय हम करेंगे आजादी के बाद। अभी मुस्लिम लीग का कर्तव्य है कि वो स्वतंत्रता में सहयोग करे कांग्रेस पार्टी का। एक बार जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उस नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में इलेक्शन करवाया जाएगा, जिस पर नजर है जिन्ना की। और सीमा क्या होगी, किन किन इलाकों में इलेक्शन करवाया जाए, तो सीमा निर्धारण के लिए समिति बनाया जाएगा। इसके लिए एक आयोग नियुक्त करेंगे। इसके बाद वयस्क मताधिकार किया जाएगा, और जनता जो निर्णय लेगी, पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लेगी तो अलग प्रांत बना दिया जाएगा, हिंदुस्तान के पक्ष में, गैर बंटवारे के पक्ष में निर्णय लेगी तो नहीं किया जाएगा। या जो क्षेत्र भारत से अलग होना चाहते हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। जैसे चुनाव का प्रचार होता है, सभी को अपने अपने प्रचार का अधिकार हो। अगर बंटवारा होता है तो रक्षा, यातायात, संचार, इन पे समझौता हो जाएगा, कौन सा पोर्शन किसका जाएगा। निवासियों की जो अदला बदली होगी वो निवासियों की स्वतंत्रता पर होगी, स्वेच्छा पर, जो जिधर रहना चाहे जाके रहे। लेकिन ये तब मान्य होगा जब भारत एक बार आजाद हो जाएगा। गांधी जी जिन्ना के पास ये फार्मूला लेके पहुंचे, बोले कि भाई बंटवारा रहने दो, इसी पे मान जाओ। बहुत कोशिश किया उन्होंने, और तो और उनको गांधी जी ने खुल के उनको मनाने के लिए कहा, ये कायदे आजम है। कायदे आजम का मतलब होता है कानून का जानकार, महान नेता, ये किसी भी तरह मान जाए। गांधी ने किसी की अभी तक प्रशंसा नहीं की थी, किसी को उपाधि दी। आपको याद है इतिहास में गांधी जी ने किसी को कोई उपाधि दी हो टैगोर के अलावा? टैगोर को ही बस गुरुदेव कहा है, और दूसरा ये था जिसको कायदे आजम कहा। जिन्ना को गांधी जी कौन मरवाएगा? तुम रहते तो करते थे। राजगोपालाचारी ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपके पाकिस्तान वाले मत से सहमत हैं। लेकिन जिन्ना टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद गांधी जी भूला भाई देसाई के पास गए। भूला भाई भी बहुत बड़े वकील थे, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य थे। इनसे बोला कि आप भी कोशिश करो। इन्होंने भी कोशिश किया। फिर मुस्लिम लीग का एक नेता था लियाकत अली। गांधी जी ने लियाकत अली को कहा कि ऐसा है, जो भी सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव बराबर होंगे। इसको भी नहीं माना इन्होंने। जिन्ना मानने को तैयार नहीं, उसको बस पाकिस्तान की रट थी, किसी तरह से पाकिस्तान चाहिए। और इसी समय आता है वेबल प्लान। ये शिमला में सारे नेता इकट्ठे हुए हैं वेबल योजना के लिए। 14 जून 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, इंग्लैंड जीत गया है। वेबल
तुरंत इंग्लैंड जाते हैं, चर्चिल से मिलते हैं। भारत का मंत्री था उसमें एमरी, उससे परामर्श करते हैं। 14 जून 1945 को भारत आते हैं और ये वेबल प्लान भारतीयों के सामने रखते हैं। उन्होंने योजना सबके सामने रखी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी रहेगी उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि मेंबर होंगे। सेना का डिपार्टमेंट अंग्रेजों के पास रहेगा, मात्र सेना के अलावा बाकी शेष भारतीयों को संभालना है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या होगी समान। गवर्नर जनरल बिना किसी विशेष कारण के वीटो का यूज नहीं करेगा। ये जो वायसराय की परिषद होगी ये सरकार होगी, यही शासन चलाएगी। कांग्रेस के सारे नेता जो गिरफ्तार किए गए हैं वो सारे नेता रिहा किए जाएंगे और सभी को शिमला में स्वागत सत्कार के साथ बुलाया जाए और भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। ये प्लान उन्होंने पहले रखा और ये शिमला में सम्मेलन बनाया, इसे शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला सम्मेलन वेबल योजना के तहत हुआ। सारे राजनीतिक दल जैसा कि इस चित्र में बना हुआ वहां पहुंचे। कुल 21 प्रतिनिधि वहां पहुंचे। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खान, लियाकत खान, अब्दुल रब निस्तार, मास्टर तारा सिंह अकाली नेता के रूप में। गांधी जी भी शिमला में थे लेकिन गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि गांधी जी पहले ही वेबल के प्लान से संतुष्ट नहीं थे। सारी बातों पे सभी लगभग सहमत हो गए। एक बात पे गाड़ी फंस गई, ये जो सारा यहाँ पे मैंने बताया। कांग्रेस कहती थी कि वो हिंदू मुसलमान सभी का प्रतिनिधित्व करती है, केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मुस्लिम लीग कहता है नहीं, जितने भी मुस्लिम शामिल होंगे वो लीग मनोनीत करेगा, कांग्रेस मनोनीत नहीं करेगा। कांग्रेस कहता है कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष, हम एक राष्ट्रीय संस्था है और हमारे पास हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं। इसी के साथ साथ अंबेडकर ने कहा कि भाई जो भी दलित होंगे वो हम बताएंगे। सभी अपने अपने मेजॉरिटी के लीडर बन गए और इसी प्रश्न पर ये शिमला समझौता फिर हो गया। इंग्लैंड में 1945 में चुनाव हुआ और क्लीमेंट एटली, जिनकी ये फोटो सामने है, ये वहां के प्रधानमंत्री बने। इटली का चुनावी एजेंडा था कि भारत को हम जीतते ही आजाद कर देंगे। ये लेबर पार्टी की तरफ से थे। तो इन्होंने भारत की समस्या का समाधान करने के लिए वहां के वायसराय वेबल को बुलाया, बातचीत की और कहा कि ऐसा करो कि पहले वहां पे इलेक्शन कराओ, प्रांतों में और केंद्र में चुनाव कराइए। इलेक्शन हुए, कांग्रेस को भी बहुमत मिला अपने इलाकों में, लीग भी अपने इलाके में चुनाव जीत गई। लीग को तो आरक्षण मिला था तो उसको जीतना ही था। फिर विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा में कुल 1585 सीटों के चुनाव हुए थे, जिनमें 923 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ और 425 पर मुस्लिम लीग का कब्जा हुआ। इसी तरह से केंद्रीय विधानमंडल में जो चुनाव हुआ था, 102 सीटों में कांग्रेस 59 और लीग 30। लीग भी कम नहीं था, लीग को आरक्षण भी मिला था।
अकाली दल 2, निर्दल 3, यूरोपियन भी चुनाव जीते 8। खैर प्रांतों में कांग्रेस को फिर बहुमत मिला। तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया। 2 में बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया। और पंजाब में लीग ने, वहां की लोकल पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, उसको सहयोग देकर के, समर्थन देकर के वहां भी लीग की सरकार बनी। तो इन चुनाव से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, मुसलमान कांग्रेस को लाइक नहीं करते। इन चुनाव से एक बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की विचारधारा मुस्लिम जनता स्वीकार कर रही थी, तभी तो उसने लीग को बहुमत दिया। तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता था इन चुनाव के बाद कि लीग अनर्गल प्रलाप कर रहा है, कुछ भी सांप्रदायिकता फैला रहा है। बंगाल में भी ज्यादा थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे भी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वर्तमान का, वहां भी ज्यादा थे। जनमत संग्रह तो बात हुई थी, जो हमने भी इस प्लान की बात की जिसमें जनमत संग्रह था आजादी के बाद। राजगोपालाचारी, सीआर फार्मूला, तो वो तो ऐसे था कि मतलब पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन इस चुनाव से स्पष्ट हो गया कि अगर वो फार्मूला भी बाद में अडॉप्ट करते तो परिणाम यही होना था। अब इटली को समझ में ना आया कि अब क्या करें, तो इन्होंने फिर एक दूसरा मिशन भेजा कि जाके निर्णय लो करना क्या है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। चौदह मार्च को ही इटली ने घोषणा कर दी कि हम सांप्रदायिकता नहीं चाहते, बंटवारा भी नहीं चाहते। क्रिप्स फिर इस मिशन के हीरो बन के आए, और भारत के मंत्री उस समय थे लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, जिनकी ये फोटो है। ये तीनों मेंबर थे। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे, सारे नेताओं से मिले, विचार विमर्श किया, और तत्काल एक अंतरिम संविधान सरकार की, अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, ऑफिशिएटिंग, और वो जो सरकार बनेगी वो शासन भी करेगी और संविधान का निर्माण भी करेगी, ये दोनों काम करेगी। ये योजना इन्होंने प्रस्तुत की। इसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे जब भारत का संविधान डिस्कस करेंगे ना उसमें। फिलहाल अभी राजनीतिक बात चल रही है। तो संविधान सभा बनी इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। उसके लिए फिर चुनाव कि संविधान बनाने वाले कौन कौन लोग होंगे, और इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। तो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे नेहरू। नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए अगस्त 1946 को इनवाइट किया गया, नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया। जिन्ना ने कहा धोखा, मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ धोखा, हम चुनाव में जीते, हमें कुछ नहीं मिला, ना तो हमें पाकिस्तान मिला, ना तो हमें संविधान बनाने के लिए जगह मिली, और हम भी चुप नहीं बैठेंगे, कसम अल्लाह ताला की, सारे ताले तोड़ेंगे। पूछा क्या करोगे भाई, क्या कर लोगे? उसने कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। बातचीत बहुत हुआ। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने बनाया डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब जहां जहां लीग की सरकार थी, प्रांतों में बनी थी, खासकर बंगाल में बनी थी, वहां दंगे करवाओ। ये उस जुलूस का दृश्य है, बंगाल के एक जुलूस का, जहां पे दंगे हुए हैं, और ये सारे मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो लीग ने कैबिनेट मिशन के प्लान को अस्वीकार कर दिया,
और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। नेहरू ने जिन्ना से कहा कि आप भी सरकार में शामिल हो जाइए। जिन्ना कहा नो, सीधी पाकिस्तान चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो उस समय मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लीग की सरकार किन किन प्रदेशों में बनी थी। एक पंजाब में और एक बंगाल में। बंगाल में इनका जो मुख्यमंत्री था मुस्लिम लीग का, कलकत्ता में खासकर, उसका नाम था हुसैन शहीद सुहरावर्दी। इसने पुलिस को और वहां की जनता को खुली छूट दे दी कि हिंदुओं को मारो। और बंगाल में एक विशेष जिला था नोआखली। नोआखली में एक बहुत सारे हिंदू मारे गए क्योंकि मुस्लिम बहुत ज्यादा थे वहां। नोआखली नरसंहार ने तो जलियांवाला बाग को भी पीछे छोड़ दिया। पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया और सबसे ज्यादा दंग रह गया गांधी जी। गांधी जी ने सुना और दिल्ली से वो चल पड़े अकेले नोआखली। बाकी सरकार बनाने में बिजी थे कांग्रेस। और वहां आकर के उसी चौराहे पर बीच में चारपाई डाल लिया जहां पे बॉम्ब चल रहे थे, तलवार चल रहा था, और चारपाई डाल करके बैठ गए, हमको मारो। हिंदू और मुसलमान दोनों की तलवारें खड़ी की खड़ी रह गई जब गांधी जी को देखा बीच में। माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सकते हथियारों के साथ, वो गांधी जी ने अकेले किया। और माउंटबेटन ने इन्हें कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स। वाकई ये एक ऐसे जिगरे का काम था, ऐसे साहस का काम था जो किसी की हिम्मत नहीं थी उन दिनों करने की, गांधी के अलावा। क्योंकि गांधी एक तलवार लगता और तुरंत उनकी डेथ हो जाती, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। इसी तरह से पंजाब में भी नरसंहार का तांडव। बिहार में एक जगह है गढ़मुक्तेश्वर, वहां भी भीषण नरसंहार। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है, उनका नाम है फेडरल मून। और उस किताब का नाम है डिवाइड अ क्विट। इस किताब में फेडरल मून ने लिखा है कि 1,80,000 लोग इस डायरेक्ट एक्शन डे में मारे गए। दंगों में कोई कुछ जानता नहीं, दंगा एक आवेश में होता है। आवेश होता है, वो आवेश में आदमी पागल हो जाता है। कोई भी सिरफिरा पागल शराबी प्रहार कर सकता है। भीड़ का कोई मनोविज्ञान नहीं होता, भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। हजारों लोग मार रहे हैं किसी को, बीच में खड़े हो जाओगे तो उसमें तुम भी मारे जाओ। उनको होश नहीं होता, भेड़ चाल होती है। उस भेड़ चाल में जाकर के कूद जाना, जलती हुई आग के बीच जंगल में, जलते हुए जंगल में कूदने की तरह। इधर दंगे पे दंगे बढ़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि वो जून 1948 में भारत छोड़ देंगे। 16 महीने बाद पंजाब में जो नरसंहार हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया उसको रोकने। अब स्थिति ये थी कि ये जो दंगा था अभी तो शुरू हुआ था, बंगाल, पंजाब, बिहार, धीरे 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 कश्मीर भी इसकी चपेट। सारे लोग सब, मुंबई में भी कुछ चुटपुट घटनाएं शुरू हो गई, साउथ में भी घटनाएं शुरू हो गई, मध्य भारत में भी घटनाएं शुरू हुई। ये भीषणता इतनी विकराल थी कि जैसे और कोई विकल्प ही नहीं बचा है बंटवारे के अलावा। लीग को कांग्रेस में शामिल तो किया था अंतरिम सरकार में, और लियाकत अली था लीग का मेंबर, लीग का नेता। इसके अंदर बिल्कुल भी लियाकत नहीं थी और इसको दे दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। सुन लो कहानी, सुन लो, लेट इट बी फिनिश। बाद में नेहरू जी को पता चला कि ये लियाकतवा को देख के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत वीपी मेनन ने भारत विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की।
और ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 में इसको माउंटबेटन योजना में शामिल कर लिया। तो प्राइमरीली वीपी मेनन की योजना थी जिसको माउंटबेटन ने शामिल किया अपनी योजना में। चूंकि इसमें विभाजन था तो लीग ने स्वीकार कर लिया और नेहरू के पास कोई विकल्प नहीं था तो कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और इसी के आधार पर बनाया गया 18 जुलाई 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता कानून। ये माउंटबेटन है और उनकी बेटी है गांधी के साथ। पीई रॉबर्ट्स कहते हैं कि इस प्रकार भारत में 350 वर्ष के व्यापारिक, 200 साल के राजनीतिक और 100 साल की सर्वोच्च सत्ता के ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। तो यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया एक सीक्वेंस में सारी चीजें। ये जो मैंने शुरू किया था ये राजगोपालाचारी योजना, बेबल प्लान, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। स्टेटमेंट कहा है पीई रॉबर्ट्स। अब कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए, इनको सुमेलित कीजिए। यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, इंडिपेंडेंट वर्कर्स पार्टी, मुस्लिम लीग। ये सब कंट्रोवर्शियल इश्यूज मुझसे डिस्कस ना कराओ। स्वराज पार्टी की उपलब्धि क्या नहीं थी? गोलमेज सम्मेलन का सुझाव, 1924 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा के लिए मुंडी मैन समिति की नियुक्ति, सेना का भारतीकरण का प्रयास तेज, बजट को भारतीय हितों के अनुकूल बनाने में सफल था। पूछ रहा क्या नहीं थी? गोलमेज सम्मेलन का सुझाव तो इन्होंने दिया ही था। ये तो थी, ये भी थी, ये भी थी, ये नहीं थी। गांधीदास पैक्ट 1924 में गांधी जी की सहमति से हुआ। गांधीदास पैक्ट के अनुसार असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा और स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वे कांग्रेस के अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करें। व्याख्या नहीं है, मैंने लगाया है। व्याख्या कहाँ लगाया है? इनको सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय उदारवादी लीग, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा और वाईकोम सत्याग्रह।
इन आंदोलनों को उनको क्रम में लगाइए। डेट दिया हुआ है फिर भी लगाइए। डेट देखने के बाद भी सही क्रम में देखें कौन कौन लगा पाता है। नौ प्रतिशत लोग सो रहे हैं अभी। उग्रवादी आंदोलनों के पीछे गांधीवादी आंदोलनों की विफलता थी। अनेक आंदोलनकारियों का हिंसक उपायों से मोह भंग हो गया था। इनको सुमेलित कीजिए। गांधी के सिद्धांतों की निरर्थकता और आम जनता के सामने निरर्थकता को आम जनता के सामने लाना। इसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्यवादी गणतंत्र की स्थापना करना। इस संगठन ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह व काकोरी दिवस मनाया। इस संगठन को सत्येंद्र नाथ बोस ने संगठित किया था। इन घटनाओं को उनके क्रम में लगाइए। जतिन दास का देहांत, सेंट्रल असेंबली बमकांड, सैंडर्स की हत्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ये क्रांतिकारी आंदोलन अभी नहीं हुआ है ना? उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन हो चुका है भगत सिंह वाला। पहला फेज हो चुका है शायद वो महाराष्ट्र बंगाल वगैरह का। क्रांतिकारी आंदोलन भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। क्रांतिकारी गतिविधियां समाजवादी और लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित थीं।
रुखसार ये वाली देखो, ये अपडेटेड है। कोई है जो दोनों क्लासेस देखे हुए हैं, पुरानी मॉडर्न नई मॉडर्न, इस क्लास में? उनकी क्या राय है, ये वाली कि पुरानी वाली? ये वाली बेस्ट है। तो यही वाली देखिए। इस संगठन का पहला कार्य था लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना। कौन सा संगठन है वो? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आनंद मठ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा। इस संस्था की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल व योगेश नाथ चटर्जी ने 1924 में कानपुर में की। कौन सी संस्था है ये? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आनंद मठ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नौजवान सभा। वाह रुखसार। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, अभी समय तो बस 3 मिनट ही बचा है। तो इसके पहले हमने जो बात की थी ना, वो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब की बात की थी। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण अभी पूरा का पूरा रहता है। इसमें क्या क्या है? नौजवान सभा की स्थापना, काकोरी कांड, HSRA, सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज, ये सभी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो ये गतिविधियाँ, इसके साथ साथ अभी 3 मुख्य चीज़ें बाकी हैं। एक पूरा का पूरा एपिसोड ही बाकी है कम्युनिस्ट मूवमेंट का, और इस तरह से एक और कोई एपिसोड बाकी है। तो अभी 3 क्लासेज हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, उनमें इन तीनों में क्रमशः इनको कवर करेंगे। इसके अलावा फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको भी क्रमशः करेंगे। तो कल टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू दैट। ठीक है, अभी आपका 1 ही मिनट बचा है, तो 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। और शाम वाली क्लास में स्पेशल क्लास है, सभी को पता है ना, वो क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के, उसमें भी सभी ज्वाइन करो, वो स्पेशल क्लास है। और चूंकि स्पेशल क्लास है तो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी ले आइए, सो दैट दे कैन ज्वाइन। धोनी जी बड़े खामोश थे आज। कोई बात नहीं, इंडिया फिर जीतेगा, चिंता ना करो, हार जीत तो लगा रहता है।
दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। हाँ लीडर बोर्ड है तो भूल ही गया मैं। ये लीडर बोर्ड है। सुहानी ने परचम लहरा दिया है, फर्स्ट पोजीशन, शोभा सेकंड, बेबी थर्ड, सृष्टि, अंजू, पद्मा, आयुष, सीमा, फूलचंद और किस्मत। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। अच्छा तुम ब्यूटी हो, नाम तो अंजू लिखी हो। ठीक है चलिए मिलते हैं, बाय बाय, 9 बजे।